अगर तुम भी फिजिकल केमिस्ट्री एक ही स्तर से पढ़ रहे हो और तुम्हें सीट सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है तो ये वीडियो तुम्हारी बहुत हेल्प करेगी। मैंने एक ही स्तर से फिजिकल केमिस्ट्री पढ़कर अपनी केमिस्ट्री इतनी स्ट्रॉन्ग कर ली कि मैंने जेईई मेंस में 99.60 परसेंटाइल अचीव किए। इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें एक ही स्तर की सीट कैसे सॉल्व करनी है जिससे तुम जेईई मेंस में 99 परसेंटाइल स्कोर कर सको। ट्राई करना कि तुम उसी कोचिंग का सीट सॉल्व करना जिस कोचिंग के तुम लेक्चर्स देख रहे हो। अगर तुम न्यूक्लियस एजुकेशन के लेक्चर्स देख रहे हो जब सर ग्रीन बोर्ड पे पढ़ाते थे तो उसी कोचिंग की सीट सॉल्व करना। और अगर तुम मेरी तरह अपनी कक्षा के लेक्चर्स देख रहे हो तो उन्हीं की सीट सॉल्व कर। तुम्हें मन हो तो तुम करियर व्हील का बैच ले सकते हो जहां तुम्हें बैच के साथ ही सीट मिल जाएगी। मैं उसी कोचिंग का सीट सॉल्व करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सर लेक्चर्स में कुछ क्वेश्चन होमवर्क देते हैं। अगर तुम दूसरी कोचिंग का सीट सॉल्व करोगे तो वो क्वेश्चन का सीक्वेंस मैच नहीं करेगा और कभी कभी वो क्वेश्चन मैच ही नहीं करेंगे। जैसे मैंने अपनी कक्षा के लेक्चर्स देखे थे तो उसी कोचिंग के सीट सॉल्व किए थे, तुम देख सकते हो। में टोटल 6 पार्ट्स हैं, O1, O2, S1, S2 और जेईई मेंस पीवाईक्यू, जेईई एडवांस पीवाईक्यू। मैंने जेईई मेंस प्रिपरेशन के साथ साथ O1 और S1 को कंप्लीट किया था। O2 और S2 कंप्लीट करने का टाइम मुझे नहीं मिला था और मैंने जेईई मेंस की पीवाईक्यूज भी साथ साथ ही कर लिए थे। लेक्चर में सर O1 और S1 का क्वेश्चन देते हैं और एक लेक्चर में तुम अप्रॉक्स मान लो कि 20 क्वेश्चन मिलते हैं तो मैं 20 क्वेश्चन ही करता था। सर के किसी भी लेक्चर की ड्यूरेशन लगभग 1.5 घंटे होती है जिसमें 45 मिनट तो सिर्फ सीट का ही डिस्कशन होता है। एक लेक्चर में अप्रॉक्स 20 से 25 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए जाते हैं। सबसे पहले तुम्हें लेक्चर देखने के बाद नोट्स बनाने हैं और तुम नोट्स लेक्चर के साथ साथ ही बना सकते हो। उसके बाद तुम्हें सीट सॉल्व करना है। 25 क्वेश्चन में से लगभग तुमसे 20 क्वेश्चन या उससे 18-20 क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन तुम्हें नहीं आ रहे हैं वो तुम चैट जीपीटी से या गूगल से सॉल्व कर सकते हो। चैट जीपीटी से तुम ऐसे क्वेश्चन की हिंट भी मांग सकते हो, उसकी मतलब हिंट पहले ले लो, उसके बाद उसे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। नहीं सॉल्व हो तो तुम चैट जीपीटी से सोल्यूशन मतलब मांग सकते हो। अगर उसके भी बाद तुम्हें क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो तुम गूगल पे उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन सर्च करोगे तो वो तुम्हें डाउट नट या किसी और कोचिंग का मिल जाएगा आसानी से। इसके बाद भी तुमसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे तो तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगले लेक्चर में जब सर क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारा भी क्वेश्चन उसमें डिस्कस हो जाएगा। तुम हर दिन ट्राई करना कि एक लेक्चर देखना और उसके होमवर्क करना। एक लेक्चर देखने में तुम्हें 1.5 या 2 घंटे लगेंगे और उनके होमवर्क करने में मतलब 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन होंगे तो तुम्हें 2 घंटे लगेंगे। एक दिन में एक लेक्चर और उसका होमवर्क कंप्लीट कर लेना तुम। एक ही स्तर से पढ़ने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि उनके जब तुम नोट्स बनाओगे तो वो बहुत ही कम पेजेस में तुम्हारे हो जाएंगे। तुम क्लास के साथ ही आसानी से नोट्स बना सकते हो। वो क्लास में बहुत कम ही क्वेश्चन कराते हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन तुम्हें सीट से सॉल्व करने के लिए देते हैं। और जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ होते हैं तो वो क्वेश्चन जब देते हैं तो तभी बता देते हैं कि मतलब उसे कैसे सॉल्व करना है। तुम उनके नोट्स एक बार देख सकते हो। ये मोल कॉन्सेप्ट का नोट्स है। इसमें जैसे यहाँ पे लिखा है सारी थ्योरी लिखी है और जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है उन्हें तुम हाईलाइट कर सकते हो रिवीजन के टाइम पढ़ने पर, तुम्हें शॉर्ट नोट्स ना बनाना पड़े। तुम देख सकते हो मोल कॉन्सेप्ट कैसे पढ़ाया गया है। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प नोट्स होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ लिखा नहीं होता है। बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन, उसके बाद ये जो है एप्लीकेशन ऑफ मोल कॉन्सेप्ट, इसमें जितने भी टाइप की रिएक्शंस होती हैं उन्होंने अच्छे से पढ़ा दिया है। और ये जो कुछ लोग कमेंट में मुझे पूछ रहे थे कि कैसे कैसे रिएक्शन होती हैं, तो ये भी सारी रिएक्शन और जो बची हुई रिएक्शन है वो रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में पढ़ा दी जाएंगी। ये परसेंटेज, ये मतलब रिलेशन इतने अच्छे से पढ़ाया गया था। तुम एक बार देख, जब तुम खुद पढ़ोगे तो खुद तुम्हें समझ में आ जाएगा। और ये सब तो मतलब कोई पढ़ाता भी नहीं है, लेकिन इससे क्वेश्चन भी नहीं आते हैं, ऐसे अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा है बस। और इस सीट में एक और खासियत है कि जैसे जैसे तुम्हें पढ़ाया जाएगा उसी टॉपिक पे क्वेश्चन दिया जाएगा। जैसे तुम मूल कॉन्सेप्ट में देख सकते हो, ये O1 है, इसमें दिया है प्रॉब्लम रिलेटेड विथ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास और इसमें 4 क्वेश्चन है। ऐसे O1 में एक बेसिक क्वेश्चन होते हैं। तुम हर टॉपिक पे देखो, जैसे प्रॉब्लम रिलेटेड विथ इंटर कन्वर्जन ऑफ मोल मास एंड नंबर, ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है। जैसे तुम अगर रैंडम क्वेश्चन कहीं से भी करोगे तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ से जब क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें ईजिली वो समझ में आ जाएगा। प्रॉब्लम रिलेटेड विथ मोल एंड PV इक्वल टू NCERT, ये सब तुम पढ़ सकते हो। जैसे जैसे ही नोट्स में पढ़ाया गया है तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा वैसे ही सॉल्व करने के लिए। और सर बोलते हैं कि इस सीट को टोटल तुम्हें 3 से 4 बार सॉल्व करना है। तो देखो, जो लोग 11th और 12th में हैं वो तो 3 से 4 बार क्या और भी बार सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो लोग 12th में हैं और अभी से पढ़ रहे हैं या फिर ड्रॉप ईयर में हैं मेरी तरह, तो उन्हें इतनी बार सॉल्व करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो तुम क्या कर सकते हो कि एक बार सीट अच्छे से सॉल्व करो और जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ हैं और तुम्हें लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है तो तुम्हें इंपॉर्टेंट उन्हें मार्क कर दो। और
रिवीजन के टाइम तुम उन्हीं क्वेश्चन को करो। जैसे तुम मान लो ये टॉपिक है प्रॉब्लम रिलेटेड विथ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास, तो तुम शुरू में क्या करो, हर टॉपिक के 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करो। उसके बाद देखो उस टॉपिक में तुमने कौन कौन से क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क किया है, उसके बाद तुम्हें वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेने हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, तुम थ्योरी पढ़ोगे और उसके बाद बेसिक क्वेश्चन 1-2 कर लोगे, उसके बाद उस टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लोगे। तो तुम्हें दोबारा सीट वो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, तुम 20 या 30% सीट दोबारा सॉल्व कर लोगे, उससे भी तुम्हारा रिवीजन अच्छा हो जाएगा। और ट्राई करना कि तुम सीट को फिजिकल फॉर्म में करना, जिससे पता है क्या होगा कि तुम पीडीएफ में करते हो तो तुम उसी पेज पे एग्जैक्ट जाते हो जहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। और ऐसे जब तुम्हारे पास ऐसा होता है कॉपी, तो मान लो तुम्हें मिला है कि 21 से 30 तक क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो तुम ऐसे सीट देखोगे तो तुम्हें दिखेगा कि मतलब पहले मैंने क्या किया था। ऐसे क्वेश्चन देखने से ही माइंड में एक मैप बन जाता है कि क्या क्या मैंने पढ़ लिया है, उससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। तुम्हें बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं होती है, ऐसे फिजिकल फॉर्म में लेकिन क्वेश्चन करने से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। इतना सब करने के बाद भी तुमसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे तो तुम्हें ऐसे एक कॉपी बना लेनी है। मैंने क्या किया था, अपने नोट्स जो है था उसमें ये पहले पेज पे ऐसे लिख लिया था। देखो यहाँ पे टोटल 15 चैप्टर हैं। ये 4 चैप्टर तो एडवांस के सिलेबस में है, रियल गैस, आइडियल गैस, सॉलिड स्टेट और सरफेस केमिस्ट्री। ये मेंस के सिलेबस से डिलीट हो गए थे 2-3 साल पहले, तो मैंने इनसे ये नहीं पढ़ा था क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था। मैंने पढ़ा था मोल कॉन्सेप्ट, कंसंट्रेशन टर्म, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल इक्विलिब्रियम और रिडॉक्स रिएक्शन। ये 5 चैप्टर 11th में हैं। और थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, आयनिक इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और लिक्विड सॉल्यूशन ये 12th में है। थर्मोडायनेमिक्स और आयनिक इक्विलिब्रियम मतलब कई जगह पे एनसीईआरटी में भी ये 11th में है, लेकिन सर इसको 12th में पढ़ाते हैं, तो मैंने भी 12th में पढ़ा था। और इसमें तुम देख सकते हो कुछ कुछ क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हुए थे, तो मैंने उन क्वेश्चन को यहाँ पे लिख दिया था कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए थे। ठीक है, जैसे मोल कॉन्सेप्ट में मुझसे O1 और S1 और जेईई मेंस में मतलब सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे, इसलिए मैंने 0 0 0 लिख दिया था। और टोटल जो क्वेश्चन है उसको लिख दिया था 133 क्वेश्चन है। ऐसे लिख सकते हो तुम। तो ऐसे क्या हो जाएगा, तुम्हें ऐसे कॉन्फिडेंस थोड़ा थोड़ा तुम्हें हाई रहेगा कि तुमने कौन कौन से क्वेश्चन किए हैं, तुमसे कौन कौन से क्वेश्चन नहीं आते हैं। तुम देख सकते हो थर्मोकेमिस्ट्री में 2 सीट होती है, एक थर्मोडायनेमिक्स 1, थर्मोडायनेमिक्स 2। तो थर्मोडायनेमिक्स 1 में मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, तुम देखो 0 0 0 लिखा है। और थर्मोडायनेमिक्स 2 में जैसे 1, 4 और 0 है, तो 1 का मतलब है कि O1 में मुझसे एक क्वेश्चन नहीं हुआ था, 4 मतलब S1 में मुझसे एक क्वेश्चन नहीं हुआ था, और 0 मतलब जेईई में सारे क्वेश्चन हो गए थे। ऐसे तुम लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे नोट कर दिए हैं कि कितने लेक्चर में एक चैप्टर कंप्लीट हुआ था। जैसे मोल कॉन्सेप्ट मुझे पता था 10 में, कंसंट्रेशन टर्म मैंने देखा नहीं, ऐसे मतलब देख सकते हो तुम। एटॉमिक स्ट्रक्चर 7 में, केमिकल इक्विलिब्रियम 5, टोटल 100+ लेक्चर हैं। अगर अब तुम हर दिन एक लेक्चर देखोगे तो तुम्हें 3 महीने में आराम से कंप्लीट कर सकते हो। और अगर तुमने कुछ चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं तो अच्छा है। और जो क्वेश्चन तुम्हें मतलब हो जाए उन्हें तुम टिक कर दो, और जो तुम्हें इंपॉर्टेंट भी लगे उन्हें टिक करने के साथ इंपॉर्टेंट भी मार्क कर दो। देखो मोल कॉन्सेप्ट का O1 का सीट है, मैंने ऐसे 12 क्वेश्चन किए थे, सारे कर देते। और देखो मैंने ऑप्शन भी मार्क कर देते जिससे रिवीजन करने के टाइम मतलब दोबारा मुझे क्वेश्चन पीछे से चेक ना करने पड़े इसका क्या सोल्यूशन है। ये क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा था तो मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कर दिया। मोल कॉन्सेप्ट मतलब थोड़ा सा इजी था, तो इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम ही मार्क किया था, आगे के चैप्टर्स में इंपॉर्टेंट ज़्यादा मार्क किया था। देखो इसमें कितना क्वेश्चन है, 59 क्वेश्चन है अप्रॉक्स। 59 क्वेश्चन मैंने वहाँ पे लिखा भी था, तुम देखो 59 क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है। और 59 क्वेश्चन में से 0 क्वेश्चन में मुझे डाउट था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिखना है, जो तुम्हें नहीं आ रहा है उन्हीं को यहाँ पे लिखना है। और फिर S1 शुरू हो जाता है। S1 में भी देखो 7 क्वेश्चन। S1 में क्या होता है कि थियोरेटिकल क्वेश्चन होते हैं, इसमें मतलब क्वेश्चन इंटीजर टाइप आते हैं। और O1 जो है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। O2 और S2 अभी तुम्हें नहीं करना है। S1 में टोटल 53 क्वेश्चन हैं, तो ये सारा तुम कर सकते हो। इसके आंसर तो इसी सीट में दिए होंगे। और S2 ये जो मोल कंसेप्ट है थोड़ा बहुत मैंने किया था एडवांस के लिए, ये मेन से पहले नहीं किया था, अपने मन से किया था। और क्वेश्चन क्लास में भी होमवर्क नहीं देते हैं सर, अपने मन से तुम कर सकते हो। मैंने 1-2 चैप्टर्स के एडवांस के लिए किए थे। और ये जो मेंस के क्वेश्चन है इसमें तुम देख सकते हो, मेंस मैंने किया था मतलब जेईई मेंस से पहले ही। इसमें सारे मेंस के क्वेश्चन नहीं है इस समय के, एडवांस के ये सब तो मैंने बाद में किया था। इसमें सारे क्वेश्चन नहीं है मेंस के, ये मतलब सिलेक्टेड प्रॉब्लम ही है। मुझे लग रहा है कि अपनी कक्षा इसमें है, इसमें 2022 तक के हैं। तो मतलब O1 और S1 करने के बाद तुम्हें मेंस के ऐसे PYQ करने की ज़रूरत इतनी नहीं है, लेकिन तुम कर लोगे तो तुम्हें बेनिफिट ही रहेगा। ये सब करने के बाद मैंने शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे, लेकिन ये मेरे बहुत ज़्यादा काम नहीं आए थे क्योंकि मैंने थ्योरी इतनी अच्छे से पढ़ी थी, तो मुझे रिवीजन करने की इतनी ज़रूरत थी नहीं। मैंने क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा सॉल्व कर लिए थे।
और मैं लॉन्ग नोट से ही रिवीजन करता था, उसमें जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वही सब देख लेता था। लेकिन मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, ये मोल कॉन्सेप्ट है। शॉर्ट नोट्स मतलब 1 ही 2 पेज में कंप्लीट हो जाता है। मोल कॉन्सेप्ट, कंसंट्रेशन टर्म, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं है, ये रेडॉक्स रिएक्शन है, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है। इसमें सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ही लिखेंगे। अगर तुम बोलोगे तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में इसे अपलोड कर दूंगा, केमिकल इक्विलिब्रियम। लेकिन तुम ट्राई करना कि तुम अपना ही बनाना, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, आयनिक इक्विलिब्रियम, और ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, लिक्विड सॉल्यूशन। मतलब ये 11 चैप्टर हैं, टोटल 15 चैप्टर है, लेकिन मैंने 11 ही पढ़े थे। और कुछ लोग मुझसे बोलते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री में कैलकुलेशन को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, तो तुम ये वीडियो देख सकते हो। मैंने इसमें बताया था बेस्ट टीचर फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। इसमें लास्ट में मैंने बताया था कि ये तुम्हें कैसे कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करनी है। और अगर तुम चाहते हो कि मैं इस चैनल पे ऐसी वीडियोस और अपलोड करता रहूँ तो तुम चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसे टारगेट इसे इतना बना दो कि मैं जब तक कॉलेज जाऊँ, मुझे 20 अगस्त को फिजिकल रिपोर्टिंग में जाना है NIT इलाहाबाद में, तो तुम इसे टारगेट बनाओ कि 20 अगस्त तक ये 500 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएँ, तो मैं अच्छी अच्छी वीडियोस अपलोड करूँगा। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।